हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और तैयारी है 6 मार्च की। जो तैयारी हम लोगों की चल रही है बेटा, ये तैयारी चल रही है 6 मार्च की, है ना। क्योंकि 6 मार्च का यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का जो है वो एग्जाम है और हम चाहते हैं कि 6 मार्च को जो आपका पेपर हो ना, उसमें आप 100% जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ और फिजिक्स में आप 95 प्लस स्कोर करो। ये हमारा टारगेट है कि हर एक बच्चा जो यूपी बोर्ड में पढ़ रहा है, उनका जो टारगेट है बेटा वो 95% की है। आप 95 प्लस % जो है वो आप लोग अचीव करो। अभी आप लोगों का प्रैक्टिकल सेशंस चल रहे होंगे, बहुत सारे स्कूलों में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है, ठीक। तो जिस स्कूल में प्रैक्टिकल जिन बच्चों का प्रैक्टिकल्स खत्म हो चुका है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या प्रैक्टिकल्स पे एक सेपरेट अगर वीडियो चाहिए कि एग्जामिनर आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस टॉपिक के आप फाइल्स बना सकते हैं, है ना। अगर इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। क्योंकि एज अ CBSE एग्जामिनर मैं भी बहुत सारे स्कूलों में प्रैक्टिकल्स लेने जा रहा हूँ। अभी एक स्कूल में मैं प्रैक्टिकल लेने गया था, ठीक। 28 जैन को फिर मैं कई दूसरे स्कूल में जाना है, फिर आपका 31 जैन को फिर 3rd स्कूल में जाना है, फिर 4-5 तारीख को मुझे एक और स्कूल में जाना है और अपने स्कूल में भी मुझे प्रैक्टिकल कंडक्ट कराना है। तो किस तरीके से एग्जामिनर्स आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना, किस टॉपिक पे आपको फाइल बनाना चाहिए जिससे आपका इंप्रेशंस प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सेशन को। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, ठीक। चैप्टर 5 का ये वन शॉट रिवीजन है, वन शॉट रिवीजन, क्योंकि रिवीजन वीडियोस भी हम लोग लेके आए थे। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 का रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे। चैप्टर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर के वन शॉट रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं बेटा, उसमें आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज हम लेके आए चैप्टर 5 के, इसके बाद चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, इस तरीके से सीक्वेंस में आपको वन शॉट वीडियोस मिलते रहेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने रिविजन्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपनी रिविजन पे 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक। रिविजन्स जो रहेगा बेटा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ रहेगा कि पिछले साल जो है क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए थे इस चैप्टर से, उस पे बेस्ड रहेगा। ज्यादा वेटेज वैसे चैप्टर का है नहीं, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट कि किन्हीं 2 प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। 2 प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम आपको लिखने हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो किसी चुंबक के पास लेकर जाने पर, या चुंबक को अगर उस प्रतिचुंबकीय पदार्थ के पास लेके आते हैं तो वो क्या करता है, वो उस पदार्थ को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं? तो बिस्मथ है और एंटीमनी है। बिस्मथ और एंटीमनी ये 2 एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। इसके अलावा भी बहुत सारे पदार्थ जो है वो क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को ये शो करता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण को ये शो करता है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पदार्थों में से प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों को चुनिए। तांबा, सोडियम, प्लेटिनम तथा चांदी, ठीक। देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपको चुनना है और अनुचुंबकीय चुनना। अनुचुंबकीय दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं मैग्नेट के द्वारा, और प्रतिचुंबकीय जो है वो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है मैग्नेट के द्वारा। तो अगर हम बात करते हैं प्रतिचुंबकीय में, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है बेटा वो आपका तांबा है और चांदी है। तांबा और चांदी ये दोनों आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। सोडियम और प्लेटिनम, सोडियम और प्लेटिनम जो है वे आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो कम से कम आप हर एक पदार्थ के कम से कम 10-10 उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा। 10 एग्जाम्पल जो है
कम से कम याद कर लीजिएगा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के, क्योंकि किसी भी मटेरियल्स का नाम देके आपसे आइडेंटिफाई करवा सकता है कि कौन सा मटेरियल अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय और कौन लौह चुंबकीय है। ठीक, तो ये क्वेश्चंस का आंसर ये हो जाएगा, याद करिएगा बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन 3 है, प्रति तथा अनुचुंबकीय पदार्थों के मुख्य अंतर लिखिए। कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ है, इनमें मुख्य अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंस लिख सकते हैं प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में। तो अगर हम बात करें तो ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है या प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, तो वो सारे पदार्थ जिसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे एक मैग्नेट है आपका, है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, और इसके पास में कोई अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ लेके आएंगे तो ये मैग्नेट क्या करता है, इसको रिपेल करता है, इसको दूर भगाता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे, सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं, प्रतिकर्षित, प्रति का मतलब प्रतिचुंबकीय, प्रति का मतलब प्रतिकर्षित, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ये याद रखना आप। ठीक, तो प्रति से प्रतिकर्षित, प्रति से प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सिंपल सा ट्रिक है, याद रख सकते हैं। बाकी दोनों लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ दोनों आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ धीरे मतलब कम दुर्बल बल से जो है वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका उदाहरण है सोना, चांदी, हीरा, नमक, जल, वायु इत्यादि। ठीक, ये सारे पदार्थ जो है वो क्या है, आपके प्रतिचुंबकीय हैं। गोल्ड हो गया आपका, चांदी हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे बहुमूल्य पदार्थ हैं। ये देखो आप एक तरीके से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जितने भी बहुमूल्य पदार्थ हैं, सोना, चांदी, हीरा, नमक, जल, वायु, ये सब हमारे लिए बहुमूल्य है ना। जल भी हमारे लिए बहुमूल्य है, वायु भी हमारे लिए बहुमूल्य है ना, नमक भी हमारे लिए बहुमूल्य है, जिसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था नमक के लिए ना। ठीक, नमक पे से टैक्स हटाने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा किया था, तो नमक भी हमारे लिए बहुमूल्य। तो ये सारे बहुमूल्य पदार्थ जो है, क्योंकि ये नेसेसरी है हमारे लिए, तो आप बोल सकते हैं ये सारे क्या है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एक तरीका है याद रखने का, एक तरीका है याद रखने का, जिससे आप प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसे पदार्थ जो प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, या आप यहां पे लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इसके जगह इस लाइन के जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह आप लिख सकते हैं कि दुर्बल रूप से ये आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं भाई, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, क्लोराइड हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, कॉपर क्लोराइड, ठीक, और ऑक्सीजन हो गया। ठीक हो गया, तो एल्यूमिनियम हो गया AlPt Na, CuCl2, कॉपर क्लोराइड हो गया, और आपका O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सारे एग्जाम्पल जो है ये किसके हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थों के हैं। किसके पर है भाई, अनुचुंबकीय पदार्थ के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गए अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच में, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो ये इसके डिफरेंस हो गए विद एग्जाम्पल। ठीक, इतना ही आपको लिख के आना है बेटा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन, ये सारे PYQs है, ये सारे PYQs है कि कौन से क्वेश्चंस किस साल पूछे गए ये नहीं लिखा है मैंने, बट ये सारे PYQs है। ठीक, देखो ये क्वेश्चंस 2017 में पूछा गया है। क्या कह रहे हैं, किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ का व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थ से किस प्रकार भिन्न होता है। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, आपको बस डिफरेंसेस बताना है प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में। ठीक, तो क्या लिखेंगे, तो आंसर यहां पे लिखा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की छड़ों को शक्तिशाली
चुंबक के ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसकी अक्ष लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो जाती है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों की छड़ों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इनकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हो जाती है। देखो, अगर आपके पास एक शक्तिशाली चुंबक है, नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, अगर यहां पे एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ के छड़ को लटकाएंगे, क्योंकि वो रिपल्शन फील करेगा, प्रतिकर्षण फील करेगा, और प्रतिकर्षण के कारण वो इस तरीके से लंबवत क्या होंगे, ये इस तरीके से अलाइनमेंट शो करेंगे। ये प्रतिचुंबकीय है। क्या है भाई? ये प्रतिचुंबकीय है। अगर हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के छड़ को अगर लटकाते हैं, जैसे ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, और इसके बीच में अगर एक अनुचुंबकीय पदार्थ को लटकाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइनमेंट होता है। चुंबकीय क्षेत्र आपका इस दिशा में है, ये छड़ इस तरीके से अलाइनमेंट शो करेगा, तो ये जो है ये आपका अनुचुंबकीय है। आप चाहो तो इसमें डायग्राम भी बना सकते हो, आप इसमें चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बन सकता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? जल्दी से बताना भाई। ठीक, तो ये क्वेश्चंस 2017 में आपका पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, सिंपल सा यहां पे लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः शून्य तथा अशून्य होता है, क्यों? है ना, चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः क्या था, शून्य अथवा तथा अशून्य होता है, क्यों? ठीक, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं बेटा, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि इनके परमाणुओं में प्रायः इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। देखो, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है बेटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अगर किसी ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सम होते हैं। सम होने की वजह से ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ये युग्म के रूप में होते हैं। किसमें होते हैं भाई? युग्म में। जैसे ऑर्बिट है, इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर आपका इस डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप देखते हैं ना, जब भी आप ऑर्बिट्स बनाते हैं, पी टाइप और एस टाइप सेल्स बनाते हैं, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आप दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन करते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, एक क्लॉकवाइज स्पिन में तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। तो इस कारण क्या होता है, इस कारण इन दोनों के जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, एक का चुंबकीय आघूर्ण होता है ऊपर के डायरेक्शन में, एक का चुंबकीय आघूर्ण होता है नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। और कैंसल आउट होने की वजह से जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसके परमाणु के पास नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना बचता है भाई, 0 होता है। तो एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनके परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, वो युग्म के रूप में होते हैं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है। और कैंसल आउट करने की वजह से उस परमाणु के पास नेट जो चुंबकीय आघूर्ण बचता है वो 0 बचता है। कितना बचता है भाई, 0 बचता है। इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय आघूर्ण होता है बेटा वो 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण अशून्य होता है। इसका शून्य 0 नहीं होता है, क्योंकि इनके परमाणु में प्रायः इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। मतलब इनके जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है भाई, विषम होती है। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होंगे, एक अनपेयर्ड होंगे, है ना, 2 युग्म में होंगे, एक आपके किस में होंगे, अयुग्म इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि उसके चुंबकीय आघूर्ण को कोई कैंसल आउट नहीं करता है। अगर किसी ऑर्बिट में, जैसे एक ऑर्बिट है बेटा, अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है m बराबर EVR/2। क्या होता है भाई, EVR/2। E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, V इसकी स्पीड, R रेडियस है, /2। तो ये चुंबकीय आघूर्ण होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास।
अब क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है बेटा, इसको कोई कैंसिल आउट नहीं कर पाता है। इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन नहीं कर रहा है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण खत्म नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। तो एक जो परमाणु है, क्योंकि उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उस परमाणु के पास एक नेट चुंबकीय आघूर्ण बचता है। क्या बचता है भाई? एक नेट चुंबकीय आघूर्ण उस परमाणु के पास बच जाता है, जिसके कारण जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, उन अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य नहीं हो पाता है। नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं हो पाता है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रहा है? तो ये एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, पर 4.5 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण आपको निकालना है क्वेश्चन में। तो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 0, चुंबकीय क्षेत्र आपका दे रखा है B बराबर 0.25 टेस्ला, है ना। कोण कितना दे रखा है भाई? कोण दे रखा है 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बल आघूर्ण दे रखा है टाउ, टाउ बराबर, टाउ हमारा क्या भाई? बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण टाउ बराबर आपका है 4.5 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। तो आपसे पूछा चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण m आपको निकालना है, m कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे टाउ इज इक्वल टू दैट इज mb साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, तो हमने कहा यहां से m फाइंड करेंगे तो m इज इक्वल टू b साइन थीटा, m इज इक्वल टू b साइन थीटा। अच्छा टाउ, टाउ कितना? टाउ कितना भाई? तो टाउ है आपका यहां पे 4.5 गुणा 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय b, b आपका 0.25 इंटू साइन 30 इंटू साइन 30। ठीक, डेसिमल से डेसिमल हटा देना, ऊपर 0 लगा देना। ठीक, इसको कट कर देना 5 से, 5 × 45, 5 × 25, फिर इसको 5 से काट देना, तो यह जगह 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 18 गुणा 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 18 दूना 36, तो 36 गुणा 10⁻⁻2 दैट इज m, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट जो होता है ये याद रखिएगा बेटा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय आघूर्ण का यूनिट जो है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको याद करना है फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा होता है, टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 2018 में और 2024 में आया है। ठीक, तो परमाणुीय मॉडल की व्याख्या आपको करना है। परमाणुीय मॉडल मतलब परमाणु मॉडल के आधार पर आपको चुंबकत्व को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य क्यों होता है और अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण अशून्य क्यों होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। उसी के बेसिस पे इसको क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है। आपको पता है हर पदार्थ किससे बना है? परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, जिसमें परमाणु के नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं,
अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा बना, मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सी बात लिखी है कि विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहते हैं। अब कह रहे कि ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के साथ साथ के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी ये घूमते रहते हैं। जैसे अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपने ही अक्ष पर वो घूमता भी रहता है। अपने अक्ष पर क्या करता है भाई, वो घूमता भी रहता है। ठीक, जैसे आपका ये एक नाभिक है, सॉरी मैं यहाँ पे इसी डायग्राम को बना देता हूँ। जैसे ये हमारा एक परमाणु है, इसके केंद्र पर क्या भाई, नाभिक है। ठीक, और इस नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इस तरीके से यहाँ पे घूम रहा है और घूमने के साथ साथ ये इसका अक्ष है, तो इस अक्ष के परितः भी ये क्या कर रहा है, ये घूर्णन गति कर रहा है। ये अपने अक्ष के परितः भी घूम रहा है। इस नाभिक के चारों ओर घूम तो रहा है, घूमने के साथ साथ ये अपने अक्ष पर भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास दो गति है, एक वृत्तीय गति है और एक घूर्णन गति है। ठीक, तो इसके अतिरिक्त अपनी दूरी पर घूमते रहते हैं। इसे चक्रण कहते हैं, स्पिन कहते हैं या चक्रण कहते हैं हिंदी में। चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे क्या भाई, आवेश है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। और इसी कारण, नीचे लिखा है, इसी कारण परमाणुओं में चुंबकीय नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज में देखते क्या लिखा है, नेक्स्ट पेज में नहीं लिखा है। ठीक, तो इसी कारण परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण, आघूर्ण क्या लिखा है, ये नीचे पता नहीं क्या लिखा है, नीचे लिख देता हूं, व्यवहार करता है जिसके कारण प्रत्येक परमाणु का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है और परमाणु एक छोटे से चुंबक की भांति कार्य करता है। ठीक, और एक लाइन अब यहां पे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो घूर्णीय चुंबकीय आघूर्ण है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, वो आपका एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट से ज्यादा होता है। आप एक लाइन इसके नीचे भी ऐड कर सकते हैं या यहीं तक आप इस क्वेश्चंस को बाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो जो आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है बेटा इसको याद जरूर करिएगा, है ना, याद जरूर करिएगा सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 के दो चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ टेस्ला हो तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, देखो दो मैग्नेट्स है हमारे पास, ये एक मैग्नेट हो गया हमारा। ठीक, एक मैग्नेट आपका ये है, एक हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, एक वर्टिकली रखा हुआ है। दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या भाई, सेम है, दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट सेम है। कह रहे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ टेस्ला है। देखो ये बिंदु P है, कह रहे इस बिंदु P पर नेट जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितना भाई, 2 × 10⁻³ टेस्ला के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है
तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु P पर चुंबकीय, अरे अच्छा A के द्वारा, सॉरी बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो A चुंबक के कारण है। इस A चुंबक के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? P है। ठीक है, तो नेट पूछा आपसे, नेट कैसे निकालेंगे, समझो इस क्वेश्चन को। ठीक, सिंपली समझो इस क्वेश्चन को। हमारे पास दे रखा है m1 बराबर m2। आप इसको m कंसीडर कर लो। देखो जो बिंदु P है, इस A1 चुंबक की वजह से, इसको A1 ले लेना, A1 की वजह से यहां पे ये अक्षीय स्थिति पर है, और A2 की वजह से, A2 जो मैग्नेट है इसकी वजह से पॉइंट P जो है वो निरक्षीय स्थिति पर है, अक्षीय स्थिति पर है और निरक्षीय स्थिति पर है। ठीक, तो देखो A1 के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू होता है आपका, या B1 ले लीजिएगा इसको, B1 इज इक्वल टू क्या था? अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर क्यूब, सॉरी 2m बाय आर क्यूब। क्या होता है? 2m बाय आर क्यूब। आर की जगह यहां पे d ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमारा d दे रखा है। ठीक है, ये अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला है। किसका है? ये अक्षीय स्थिति पर है तो इसका फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा A2 के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर क्यूब, क्योंकि ये निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला है। किसका है भाई? निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला है। ठीक, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है P पे A के कारण ये अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगेगा, इसमें निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगेगा। और इस B1 का वैल्यू आपके पास दे रखा है कितना? 2 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला। अगर हम इस B1 एंड B2 में अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं, देखो B1 आपका 2m है और B2 आपका m है, मतलब ये ट्वाइस है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि B1 दैट इज ट्वाइस ऑफ B2। एक रिलेशन आप यहां पे लिख सकते हैं कि B1 जो है वो ट्वाइस ऑफ B2 के बराबर है। अच्छा चलो डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं। देखो इस बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में बनेगा, m1 की डायरेक्शन में बनेगा, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, B1 डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 जो है वो s से n की तरफ होगा, m इस डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस m2 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। m2 का जो डायरेक्शन होता है बेटा वो साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट में 180 डिग्री एंगल पर होता है। ठीक, अच्छा अब यहां पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। ठीक, तो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B जो है बेटा ये आपका जो रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ओहो सर बहुत बढ़िया। तो हमने कहा देखो B1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B2, तो यहां पे रखिएगा वैल्यू, तो ये जो 4B1 का सॉरी B2 का स्क्वायर, 4B2 का स्क्वायर प्लस ये आपका जो B2 का स्क्वायर, तो 4 + 1 5, तो ये जो 5B2 का स्क्वायर, तो B इज इक्वल टू दैट इज 5B2 का स्क्वायर का रूट, तो ये आपका जो B2 रूट 5, B2 इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज B1/2, तो B1/2 रूट 5। देखो B1 का वैल्यू दे रखा है आपके पास, B1 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है B1 का वैल्यू? तो B1 का वैल्यू है बेटा 2 × 10⁻³ टेस्ला। B1 का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा, यहां से हमने B2 का जो वैल्यू निकाला है बेटा दैट इज B1/2, तो यहां से हमने B2 का वैल्यू यहां पर रिप्लेस करा, B2 इज इक्वल टू B1/2, और क्योंकि B1 का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻³
डिवाइडेड बाय 2 रूट नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि डायरेक्शन क्या होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर हम डायरेक्शंस बात करें कि B1 से अगर ये थीटा एंगल पर है तो tan थीटा इज इक्वल टू B2 बाई B1। tan थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, तो दिशा यहां पे निकालेंगे तो दिशा tan थीटा इज इक्वल टू दैट इज B2 बाई B1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो B2 बाई B1। ठीक, B2 B1 दैट इज ट्वाइस ऑफ B2, तो B2 से B2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू आपका जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो आप इससे एंगल भी निकाल सकते हैं, दिशा भी बता सकते हैं कि B2 जो है B जो है वो B1 से कितने एंगल पर है, किस दिशा में आपका B जा रहा है, वो भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है और करीब क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है? किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा गया था 2020 में, 2020 में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया था कि चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है? सापेक्ष चुंबकशीलता μr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब इन तीनों में क्या रिलेशंस है, वो रिलेशंस आपको क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। ठीक, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या होता है, चुंबकशीलता क्या होता है, ये बेसिकली म्यू या म्यू नॉट से रिप्रेजेंटेड होता है। म्यू या म्यू नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर निर्वात है तो म्यू नॉट, अगर कोई माध्यम है, कोई मीडियम है तो हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, तो देखो कह रहे जब किसी पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है तथा उस पदार्थ में से वायु के सापेक्ष अधिक बल रेखाएं गुजरती है। इससे स्पष्ट है कि बल रेखाएं वायु की अपेक्षा चुंबकीय पदार्थ में से अधिक सुगमता से गुजरती है। इसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि ये नीचे नीचे से कटा ना पीपीटी, ये बड़ा ही दिक्कत का विषय है, बहुत ही दिक्कत किया जा रहा है ये। एक सेकंड रुकिएगा भाई। तो इसके नीचे एक लाइन जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो इसके नीचे जो लाइन कटा हुआ है इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि वायु के सापेक्ष लोहे का, यहां पे लिख देता हूं, हम इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि वायु के सापेक्ष लोहे की या लोहे की अधिक चुंबकशीलता है। मतलब इसके बाद आप इस लाइन को यहां पे ऐड करिएगा। ठीक, अधिक चुंबकशीलता है। किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकीय क्षेत्र H के अनुपात को पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। आप चाहो तो यहां से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं
यहां से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी। उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी का मतलब देखो, एक मैग्नेट है या एक मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है आपका और ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका H। कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने? H। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपका मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड हुआ है, वो चुंबकित हुआ है। जब ये चुंबकित हुआ है, मैग्नेटाइज्ड हुआ है, तो इस मटेरियल के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे। ये अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्योंकि ये अपने आप में एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इसने जितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड किया है खुद का और जितना इस पे हमने अप्लाई किया था, इन सब का जो सम होता है, इस सम को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शंस बी। तो मैग्नेटिक इंडक्शंस बी जो होता है बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शंस बी जो है ये बेसिकली किसके बराबर होता है? तो ये होता है कि आपने H मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया प्लस इंडक्शंस के थ्रू इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना? Bm मान लो, मैग्नेटाइज्ड फील्ड है ये। तो इन दोनों का जो सम होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज चुंबकीय प्रेरण B। तथा चुंबकीय क्षेत्र H के अनुपात को, B और H का जो अनुपात है, इस अनुपात को हम सिंपली क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं, दैट इज द म्यू। क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता म्यू कहते हैं। B अपॉन H का रेशियो को हम सिंपली चुंबकशीलता बोलते हैं। B यहां पे क्या है? B प्लस Bm है, इतना याद रखिएगा। तो संख्यात्मक रूप से म्यू इज इक्वल टू B बाय H। वेक्टर हटा के हम डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगा? यूनिट इसका होता है वेबर पर एम्पियर मीटर अथवा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आप ये दोनों यूनिट यूज कर सकते हैं, वेबर पर एम्पियर मीटर या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये दोनों यूनिट आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में अपने एक्सप्लेनेशन देना है, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या है? तो इसको हम डिफाइन करते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट, कि किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ये इसके डेफिनेशन है। क्या लिखा है? कि किसी चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, म्यू आर। तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। क्योंकि ये दो चुंबकशीलता का अनुपात है तो इसलिए ये एक विमाहीन राशि है और इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहां पे आता है आपका चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम। इसको बेसिकली काई से रिप्रेजेंट करते हैं, काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है कि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? चुंबकत्व धारण करने की क्षमता से नापी जाती है। चुंबकत्व धारण करने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब किसी चुंबकीय पदार्थ को आप रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकत्व होता है, वो मैग्नेटाइज्ड होता है। तो वो कितना फास्ट खुद को मैग्नेटाइज्ड कर रहा है, वो कितना जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, इसी का मेजरमेंट देता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। किसका मेजरमेंट देता है? कि कोई भी मटेरियल जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना फास्ट उसको मैग्नेटाइज्ड कर सकता है, या वो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में खुद को कितना फास्ट मैग्नेटाइज्ड कर सकता है, उसका मेजरमेंट जो है उसको लिया जाता है चुंबकीय प्रवृत्ति से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। तो आगे कह रहे हैं अर्थात कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकित होता है। किसी पदार्थ में उत्पन्न हुई चुंबकीय तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ का, नीचे लिख देता हूं मैं यहां पे, इसके बाद उसे तथा उसे उत्पन्न करने के लिए तथा
उसे उत्पन्न करने के लिए आरोपित चुंबकीय क्षेत्र H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक, तो यहां पे काई m जो है इसको लिखा जाएगा दैट इज I/H। क्या लिखा जाएगा इसको? I/H लिखा जाएगा। ठीक, दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलेंगे हम इसको? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोहचुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। प्रतिचुंबकीय, लोहचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या करना भाई? विभेद करना है, मतलब डिफरेंस बताना है। ठीक, तो क्या डिफरेंस है? तो ये निम्नवत डिफरेंस आपके हैं। पहला आपका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहचुंबकीय पदार्थ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट डिफरेंस की। पहला डिफरेंस क्या है? तो कह रहे ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। तो यहां पे विपरीत दिशा में ये चुंबकित होते हैं। क्या होता है भाई? विपरीत दिशा में ये चुंबकित होते हैं, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड में दूर जाते हैं, या मैग्नेट के पास अगर लेके जाओगे तो मैग्नेट इसको क्या करता है? रिपेल करता है। अनुचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। मामूली से या दुर्बल रूप से क्या होता है भाई? ये चुंबकित हो जाते हैं, दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। मतलब अगर मैग्नेट के पास लेके जाओगे आकर्षित तो करेगा मैग्नेट इसको, बट बहुत दुर्बल रूप से, बहुत कम फोर्स से उसको आकर्षित करेगा। ठीक, नाउ लोह चुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। मतलब वो जो मटेरियल है वो प्रबल रूप से मैग्नेटाइज्ड होगा, वो अपने अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड करेगा, है ना, बहुत सारा अपने अंदर डोमेन्स इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सके। ठीक, तो ये प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, ये दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं, ये विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं, विपरीत दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर जो है इसका चुंबकन क्या होता है? समाप्त हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बचता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है, ये भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरीके से क्या होता है? खत्म हो जाता है, वो डिमैग्नेटाइज्ड हो जाता है मटेरियल हमारा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता है। जो लोहा चुंबकीय है क्योंकि प्रबल रूप से चुंबकित हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र हटा लोगे तो ये विचुंबकित नहीं होंगे, ये डिमैग्नेटाइज्ड नहीं होंगे। इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इसके अंदर अभी भी रह जाएगा। इसीलिए लोहा चुंबकीय पदार्थ का यूज किया जाता है चुंबक को बनाने में। जो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं तो उन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लोहा चुंबकीय पदार्थ का यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बार हमने एक चुंबकत्व कर दिया तो वो परमानेंटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट। तो ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर तनिक प्रतिकर्षित होते हैं। तनिक रूप से ये क्या होता है भाई? प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, तनिक रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ये पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र, एक मिनट दो मुझे,
ठीक, ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर तनिक प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर तनिक आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं भाई? आकर्षित होते हैं। ठीक है, और ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दृढ़ता से आकर्षित होते हैं, ये प्रबल रूप से आकर्षित, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप लोहा चुंबकीय पदार्थ को किसी मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो वो क्या करेगा? वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। जैसे लोहा मैग्नेट के पास ले जाते हो तो एकदम तुरंत से क्या होता है? वो लोहा जो है वो मैग्नेट की तरफ क्या करता है? मूव कर देता है, स्ट्रांगली मूव करता है। ठीक, तो ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। तो अगर एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे इस मटेरियल को तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करता है? ये मूव करता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर वीक मैग्नेटिक फील्ड तो दिस डायरेक्शन में मूव करेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? ये अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, और लोहा चुंबकीय पदार्थ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं, आकर्षण बल का अनुभव स्ट्रांगली फील करते हैं। तो ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये दोनों मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग, ये तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ये वीकली अट्रैक्ट होगा, बट ये दोनों प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मूव करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिफ्थ पॉइंट है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम कम तथा ऋणात्मक होती है, यह ताप पर निर्भर नहीं करती। अभी एक क्वेश्चंस में शायद पूछा था कि कौन सा पदार्थ की चुंबकत्व जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जो चुंबकत्व है ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और इसका जो काई एम है ये बहुत कम होता है। इसका जो काई एम है बेटा, इट इज लेस देन 0। काई एम इट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1। ये 0 से लेस होता है और -1 से ग्रेटर होता है, बहुत कम होता है। तो कभी कभी काई एम भी दे रखा होता है, उससे आपसे पूछता है कि आप आइडेंटिफाई करो कौन सा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम कम तथा धनात्मक होती है तथा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही क्यूरी का नियम भी है। तो इसका जो काई एम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, और इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं बेटा? क्यूरी का नियम बोलते हैं। तो काई एम का मान यहां पे अगर मैं लिख दूं तो काई एम का जो मान होता है बेटा यहां पे ये क्या होता है? काई एम इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल 1, लेस देन इक्वल 1। तो काई एम का वैल्यू 0 से बड़ा होता है बट 1 से छोटा होता है, कम होता है, और ये परम ताप के समानुपाती होता है, जिसको हम क्यूरी का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है। कायम इस प्रोपोर्शनल टू 1/t, ताप बढ़ने पर क्यूरी ताप के ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक, इसका भी थोड़ा सा रिलेशन जो है वो होता है, वैसे ये रिलेशंस नहीं होता है, इसका रिलेशंस अगर मैं लिखूं यहाँ पे, जिस पेज तो है ही नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसका जो काई एम होता है बेटा, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/t माइनस टीसी। टीसी को हम क्यूरी ताप कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्यूरी ताप बोलते हैं। इस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, तो ज्यादा अगर हम गर्म कर दोगे लौह चुंबकीय पदार्थ को, ज्यादा ही गर्म कर दोगे तो उससे क्या होगा? लौह चुंबकीय पदार्थ आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रहा है? चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट, 7 नंबर क्वेश्चन पॉइंट है आपका, सेवन नंबर पॉइंट है, ये पदार्थ
ठोस, द्रव्य तथा गैसों के रूप में होते हैं। मतलब ये सब में पाए जाते हैं, ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव्य में भी पाए जाते हैं और गैसों में भी पाए जाते हैं। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ ठोस, द्रव्य तथा गैसों में के रूप में होते हैं, तीनों में ये भी पाए जाते हैं, ठोस, द्रव्य, गैसों में पाए जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ ये केवल क्रिस्टलीय ठोसों के रूप में होते हैं। मतलब जो लौह चुंबकीय पदार्थ है ये केवल ठोसों में ही देखा जाता है, द्रव्य और गैसों में लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसा कोई मटेरियल नहीं जो गैसेस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण आपका है इसका Ag, सिल्वर, गोल्ड, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, NaCl, H2O जल, Hg मरकरी, H2 हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन तथा वायु। ठीक, तो ये सारे पदार्थ क्या, ये प्रतिचुंबकीय है। ये सारे पदार्थ क्या भाई, प्रतिचुंबकीय है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से, प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, सोडियम है, मैग्नीज ऑक्साइड है, निकल है, आयरन है, या आयरन के जो लवण होते हैं Fe2O3, नहीं Fe2O3 उसमें होता है। ठीक, आयरन नहीं आएगा, आयरन के लवण आएंगे, आयरन नहीं होगा, सॉरी, आयरन के क्या होंगे, लवण होंगे। जो सॉल्ट्स होते हैं, आयरन के सॉल्ट्स जो होते हैं वो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण शो करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ में आपका हो गया Fe हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, Fe, निकल, कोबाल्ट। उसके अलावा कुछ एलॉयज भी होते हैं, एल्निको होता है, टेकोनाल होता है ना, सॉफ्ट आयरन्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, जिसमें एल्निको या टिकोनाल, इनका यूज जो है वो किया जाता है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में। क्या बनाने में भाई, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे चुंबकीय आघूर्ण M बराबर 0.32 जूल पर टेस्ला वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 न्यूटन के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो, चुंबक की जो स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है, चुंबक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है माइनस का mb cos थीटा। तो पहला केस आपका आता है स्थायी संतुलन की अवस्था में, स्थायी संतुलन की अवस्था में। तो स्थायी संतुलन तभी बनेगा जब एंगल होगा आपका 0 डिग्री, है ना। अगर एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो u यहाँ पे मिनिमम होता है बेटा, और ये हो जाएगा माइनस का mb, माइनस का m। चुंबकीय आघूर्ण दे रखा आपका कितना, 0.32, और mb मैग्नेटिक फील्ड आपका दे रखा 0.15 टेस्ला। मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूना 30, 15 या 45 और 3 48, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका जा 0 माइनस का 0.048 जूल। ठीक, तो ये इतना एनर्जी जो है वो स्थायी संतुलन की अवस्था में है। सेकेंड केस में आपसे पूछा अस्थायी संतुलन, तो अस्थायी संतुलन कब बनेगा, अस्थायी संतुलन की अवस्था पूछा है। तो अस्थायी संतुलन की अवस्था कब बनेगा, तो अस्थायी संतुलन की अवस्था बनेगा जब थीटा कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है तो cos 180 जो है बेटा माइनस का 1 हो जाएगा, और इस केस में u एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगा, तो माइनस का mb और cos -1। ठीक, तो ये आपका जाएगा प्लस का mb, और m इंटू वी का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, तो यही वैल्यू ले लेना 0.048 जूल। तो ये एनर्जी प्लस का होगा, ये एनर्जी आपका माइनस का होगा। ये आपका मिनिमम एनर्जी है, ये आपका मैक्सिमम एनर्जी है। तो संतुलन की स्थिति में, स्थायी संतुलन में एनर्जी मिनिमम होता है, और अस्थायी संतुलन में एनर्जी जो है वो आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल टेस्ला है।
चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। यदि यह बिंदु, चलो ये क्वेश्चन आप कर लेना, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में छोड़ता हूँ, होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक, जस्ट फॉर्मूला यूज करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना। इससे पहले मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था एक क्वेश्चंस के अंदर, वहां से फॉर्मूला उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशंस करके जो भी आंसर आएगा वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ये एक नया पार्ट है, ये पीपीटी जो बनाते हैं ना, क्या बोलूँ मैं, मिक्सअप कर दिया पूरा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या करना और उसके एक्सप्लेनेशन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये अलग क्वेश्चन है बेटा, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो इस पार्ट जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर आज जरूर करिएगा। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि रिविजन में बहुत कम टाइम के अंदर पूरा चैप्टर्स हम लोग क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। ठीक, तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत फास्ट है तो आप इसको 0.75x पे देख सकते हैं, 0.75x पे आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है स्लो है तो आप इसको 1.25 या 1.5x पे भी इस वीडियो को चला के देख सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से टॉपिक है बेटा, टॉपिक है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल या डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक, क्या है कि कुछ पदार्थों के चुंबकीय क्षेत्र में, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्या बोलते हैं हम? इस गुण को हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। बिस्मथ एंटीमनी, सोना, पानी, अल्कोहल, जस्ता, तांबा, चांदी, हीरा, नमक, ये सब क्या है? ये सब आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ये इसके एग्जाम्पल है ना, ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कशंस कर चुके हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में, जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट कह रहा है प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। देखो प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों के अणुओं अथवा परमाणुओं में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम इवन होती है अथवा 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलकर युग्म बना लेते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों में देखा गया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? युग्म के रूप में होते हैं। ठीक, होता क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड 0 है, आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका सेंटर हो गया। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है भाई? स्पिन कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, हम यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे m नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा m माइनस m इज इक्वल टू 0। तो नेट चुंबकीय आघूर्ण जो है m नेट, वो कितना होता है भाई? 0 होता है। कि जब आप चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? इसका 0 होता है। ठीक, क्योंकि दोनों चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये आपस में क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब इसके परमाणु के पास, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसके परमाणुओं के पास कोई नेट चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बेटा, क्या अप्लाई करते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया हमने, ऊपर की दिशा में, है ना, इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा था, ये एक इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है भाई? गति कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है, इस दिशा में इसकी वेलोसिटी है v, है ना, ये इसका रेडियस है r। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगाता है, एक बल आरोपित करता है। कैसे निकालेंगे बल? तो बल निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं या राइट हैंड पाम रूल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ये राइट हैंड पाम रूल हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका करंट हो जाएगा, फोर्स। तो अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का है भाई? ऊपर है ना,
करंट का है भाई, करंट नीचे की तरफ बन रहा है, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू निकालते हैं डायरेक्शंस, ठीक। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, करंट आपका क्या है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक फोर्स लगेगा इस पे, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, दैट इज द एम ना। तो ये क्या करता है, ये एक फोर्स लगाएगा किसके डायरेक्शन में, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक। इसको ऐसे बनाओ एक तरीके से ना, इस डायग्राम को ऐसे बनाओ। इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो ओवल शेप में लो, कैसे लो आप थोड़ा सा ओवल शेप में लो। ये इलेक्ट्रॉन्स का आपका पाथ है ओवल शेप में, ठीक। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है, ठीक। अंदर मतलब डायरेक्शंस का मतलब यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है, ये ऐसे घूम रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पे ये अंदर की तरफ जाएगा, तो वेलोसिटी जो है ये अंदर की तरफ है, ठीक। ये वेलोसिटी अंदर की तरफ है। देखो एक बल तो लग रहा है अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, क्या है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर डायरेक्शन में है, ठीक ना। करंट का है आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर अंदर जा रहा है तो करंट बाहर, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, करंट बाहर है, तो इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, Fm इस डायरेक्शन में लगेगा। ये Fm क्या करेगा, इस Fc को रिड्यूस करेगा, इसको कम करेगा, इसको कम करेगा, तो आपका वेलोसिटी भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये डेल्टा V इसकी वेलोसिटी क्या होगा आपका, कम होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा M रिड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या जाएगा, कम हो जाएगा। कि जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा इलेक्ट्रॉन्स जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ऐसे स्पिन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अंदर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का है भाई ऊपर की तरफ है, करंट का है बाहर की तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा रहे हैं तो करंट बाहर होगा, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स के वैल्यू को बढ़ा देगा। मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को बढ़ाने के कारण इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा, कितना, डेल्टा v। इसका डायपोल मोमेंट नीचे है m, तो ये डेल्टा m हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है m प्लस डेल्टा m। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, m प्लस डेल्टा m नीचे है, तो नीचे के डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ रहा है, तो इन दोनों का अगर नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, मैग्नेटाइज्ड होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं इसके और एक्सप्लेनेशन की, क्या लैंग्वेज यहाँ पे लिखना है। तो कह रहे प्रत्येक युग्म में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। अतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जब ऐसे पदार्थों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो युग्म के एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण धीमा का मतलब v माइनस डेल्टा v हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, जबकि दूसरे का त्वरित हो जाता, त्वरित का मतलब v प्लस डेल्टा v हो गया, इसका क्या हो गया, त्वरित हो गया मतलब बढ़ गया वेग बढ़ने का मतलब v प्लस डेल्टा v हो गया। अतः युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते हैं, तो ये एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं, अतः परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। अर्थात पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है,
ताप के बदलने पर इस पदार्थ के प्रति चुंबकत्व गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेम्परेचर को कितना भी इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ये डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका अपर डायरेक्शन में है और नेट डाइपोल मोमेंट जो है इसके विपरीत दिशा में क्या हो रहा है भाई, चुंबकित हो रहा है। तो इसीलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये चुंबकित हो रहा है, तो इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, या मैग्नेट के पास जब आप लेके जाते हो तो ये उसको क्या करता है, आकर प्रतिकर्षित करता है। ठीक, तो ये इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये डायग्राम्स आप यहाँ पे बनाएंगे। बुक में डायग्राम इसका गलत दे रखा है, ठीक है, गलत दे रखा है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको याद करिएगा, या जो मैंने बता दिया उसको अगर कंठस्थ कर लेंगे तो आप इजीली अपने शब्दों में इसको लिख आएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, उसकी अनुचुंबकत्व को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देख लेते हैं। तो कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। क्षीण की जगह आप दुर्बल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दुर्बल भी लिख सकते हैं। दुर्बल चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अनुचुंबकत्व कहते हैं। उदाहरण हो गया आपका प्लेटिनम, ये इसका उदाहरण हो गया। उदाहरण हो गया प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर सल्फेट इत्यादि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल भी याद करिएगा, कभी कभी एमसीक्यूज में या 1 मार्क्स में आपके एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे अनुचुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। अनुचुंबकत्व की व्याख्या का ना बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है अनुचुंबकत्व का। तो कह रहे अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं या अणुओं में कुछ ऐसे अधिक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है। जिसका चक्रण क्या था भाई, एक ही दिशा में होता है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे परमाणुओं के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित रूप में होते हैं, या जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रतिचुंबकीय किसमें पाया जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक, नाउ अतः प्रत्येक परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है और वह एक सूक्ष्म दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। वह एक सूक्ष्म दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है जिसे परमाणुीय चुंबक कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के पास अपना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसके कारण जो परमाणु है वो एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसको हम परमाणुीय चुंबक कहते हैं। परंतु किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह पदार्थ कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाते। इसका कारण परमाणुीय चुंबकों का अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में विन्यासित होना है। ठीक, क्योंकि जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी डायपोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमाइज होते हैं। मींस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर आपके पास एक सैंपल होगा ना, अगर आपके पास क्या भाई एक सैंपल है, जैसे ये आपके पास एक अनुचुंबकीय पदार्थ का एक सैंपल है। ठीक, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो आपके डायपोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, वो क्या होता है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में रैंडमाइज्ड होते हैं। इस तरीके से ये डायपोल्स हैं, ये अलग अलग डायरेक्शंस में क्या होता है भाई, ये रैंडमाइज्ड होते हैं। ये अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करते हैं, खुद को ये रैंडमाइज करते हैं। तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में रैंडमाइज होने की वजह से, अलग अलग डायरेक्शंस में रैंडमाइज्ड होने की वजह से इनका जब नेट डायपोल मूवमेंट निकाला जाता है तो एम नेट इसका कितना आता है भाई, 0 आता है। क्योंकि कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, कैंसिल आउट कर देते हैं। ये बात कर रहे हैं जब मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना होगा भाई, 0 होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे
जब आप इसी सैंपल के ऊपर क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करोगे। अभी तो ये सारे डायपोल्स क्या है भाई, ये चुंबकीय आघूर्ण है, ये छोटे चुंबक है, ठीक, ये चुंबकीय आघूर्ण है इसके, जो डायरेक्शन हमने दिखाया है। और बेसिकली ये आपका क्या है, ये दंड चुंबक है आपका, ये छोटे छोटे चुंबक है, ये है बेसिकली है एटम, बट ये छोटे छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, ये खुद को रैंडमाइज कर रहे होते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं विदाउट अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है कि ये जितनी भी डायपोल्स होते हैं बेटा, ये खुद को क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में। लेट्स से कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो ये जितनी भी डायपोल्स होते हैं ये खुद को क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में क्या करते हैं, खुद को अलाइंड कर लेते हैं। तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में अलाइंड होने के कारण इनका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, शून्य नहीं होता है। इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट शून्य नहीं होता है। जब आपका B नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 होगा, तो उस केस में एम नेट जो है, नेट डायपोल मोमेंट जो है, ये भी आपका नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 होगा। तो जब भी आप इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जितने भी डायपोल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में अलाइंड होते हैं। तो इनका जब अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में क्या होते हैं, ये क्षीण रूप से क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। इसका मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ठीक। तो ये आपका अलाइनमेंट है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसी को हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है, इसी को हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है। ये डायग्राम इसका गलत है यहाँ पे, ठीक, तो इसको हम हटा देते हैं, इस डायग्राम को यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो। तो कह रहे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक परमाणुीय चुंबक पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिससे ये क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ये सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं। इस प्रकार पूरा पदार्थ क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेता है, अर्थात क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाता है। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण चुंबकीय संरेखण कम होता है, जिससे अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकत्व ताप पर निर्भर करता है, ठीक। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकशीलता नहीं, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई m होता है बेटा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। और इसी को हम क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी का नियम भी बोलते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में। यहाँ पे हम यही समझते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई m है वो आपका 1/T के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो ऊष्मीय विक्षोभ होंगे, ऊष्मीय एनर्जी होगा, इसकी वजह से डायपोल्स खुद को क्या करेंगे, रैंडमाइज करेंगे। और डायपोल रैंडमाइज करेंगे खुद को, तो उस केस में उसका अनुचुंबकत्व जो है वो कम हो जाएगा, ठीक। अनुचुंबकत्व क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना। बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, 2018 में भी आया क्वेश्चन, 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 में भी आया है, 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, और लॉन्ग क्वेश्चंस बना है आपका, ठीक। लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, मैग्नाइट, Fe3O4 इत्यादि लौह चुंबकीय पदार्थ। टिकोनाल भी है ना, टिकोनाल भी है आपका, और भी एलॉयज भी, बहुत सारे एलॉयज भी होते हैं जो आपके लौह चुंबकीय पदार्थ के गुणों को दर्शाता है, ठीक। ये तो हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या होता है, चुंबकित होते हैं। हम इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं।
लोहा चुंबकत्व की व्याख्या जिसके लिए हम डोमेन सिद्धांत यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई डोमेन सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं डोमेन सिद्धांत में कि चुंबकत्व तथा लोहा चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व तथा लोहा चुंबकत्व में केवल तीव्रता का अंतर होता है। ठीक, तो लोहा चुंबकत्व प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकत्व जो है दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो प्रबलता का ही इसमें क्या है, डिफरेंस है, तीव्रता का ही डिफरेंस है। वास्तव में लोहा चुंबकीय पदार्थ ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ है जिनका चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अत्यंत तीव्र होता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ का भी प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है और यह एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण रखता है, परंतु लोहा चुंबकीय पदार्थों का ठीक, यहां से पढ़ते हैं, परंतु लोहा चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं की कुल अन्योन्य अन्योन्य क्रियाओं के कारण पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बनते हैं जिसको हम डोमेन कहते हैं। और प्रत्येक डोमेन में 10⁻7 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। 10⁻7 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं जिनकी चुंबकीय अक्ष एक ही दिशा में संरेखित होती है, परंतु पास वाले डोमेन के परमाणु से भिन्न दिशा में होते हैं। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी प्रत्येक डोमेन चुंबकीय संतृप्तता की स्थिति में होते हैं, परंतु परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। यहां पे इसको मिटाते हैं, मैं अपने हिसाब से डायग्राम आपको बना के देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना, 1 सेकंड देना, किसको मिटाना पड़ेगा, ये इतना गंदा लग रहा है। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, यहां पे एक लाइन लिख देता हूं, आघूर्ण शून्य होता है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है भाई, डोमेन्स होते हैं। क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं। तो छोटे छोटे जो डोमेन्स होते हैं, ठीक, जैसे देखो ये एक डोमेन है, इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं, जितने भी मैग्नेट्स हैं, वो इस डायरेक्शन में इसका चुंबकीय आघूर्ण ओरिएंटेड है। एक दूसरा डोमेन हो गया आपका ये, इसका मान लो चुंबकीय आघूर्ण किस दिशा में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक डोमेन आपका ये हो गया, इसमें मान लो डायपोल जितने भी हैं वो सब इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है ना। ये हमारा एक डोमेन हो गया, इसके अंदर डायपोल्स मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इस डायरेक्शन में है ना। तो ये छोटे छोटे जो भाग आपको दिख रहे हैं जिसमें जो डायपोल्स है वो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, इनको हम सिंपली क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको डोमेन बोला जाता है। ठीक, तो इसका डायपोल मोमेंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में इसका डायपोल मोमेंट है। ठीक, इसका डायपोल मोमेंट मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो भाग है इसके अंदर, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, इसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको डोमेन बोला जाता है। ये छोटे छोटे जो भाग है इसको बोला जाता है डोमेन, क्योंकि इस छोटे से भाग के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो सेम दिशा में क्या है, संरेखित है। बट प्रत्येक डोमेन में जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए जब इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है वो शून्य होता है। तो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड एमनेट का वैल्यू कितना है, शून्य है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है भाई, 0 है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं भाई, अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से ये जितने भी डोमेन्स है बेटा, ये सारे डोमेन्स क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में क्या होते हैं भाई, अलाइंड हो जाते हैं। ये जितने भी डोमेन्स इसके अंदर हैं, ये सारे डोमेन्स किसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में क्या होते हैं, ये खुद को अलाइंड करते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में ये अलाइंड करने की वजह से जितने भी डायपोल्स मूवमेंट्स होते हैं वो सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में अलाइंड हो जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में अलाइंड होने की वजह से ये जो मैग्नेट्स हैं ये जो पदार्थ हैं ये प्रबल रूप से क्या होते हैं भाई, ये चुंबकत्व हो जाते हैं। जब B नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, तो उस केस में M नेट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा।